गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की जो प्रमुख फसलें पढ़ रहे हैं उनका पार्ट 2 भाग का अध्ययन करेंगे। पार्ट 2 में अपन पढ़ेंगे जो राजस्थान की मुख्य फसलें हैं, जैसे गेहूं, बाजरा, मूंगफली, चावल, या अपन कह सकते हैं जो मूंगफली वगैरह बोलते हैं, इनके बारे में अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और जो बागानी फसलें हैं, जैसे अपन कह सकते हैं जो मसाले फसलें हैं, हल्दी, धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी, इनके बारे में जो अपन पढ़ेंगे। प्रथम और सेकंड जिला कौन सा है, या उसमें उत्पादन और क्षेत्रफल में सर्वाधिक कौन कौन से, इनके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की। जो गेहूं है, जो खाद्यान्न की दृष्टि से बाजरे के बाद में राजस्थान में दूसरे नंबर पे उत्पादन होता है इसका। जैसे अपन बात करते हैं गेहूं का जो राजस्थान में उत्पादन अधिक होता है। अगर रबी की फसलों की बात की जाए तो सबसे अधिक जो उत्पादन होता है रबी की फसलों में, खाद्यान्न फसल में, तो उसका होता है गेहूं का। सबसे अधिक होता है खाद्यान्न फसल रबी में गेहूं का। ये एक रबी की फसल है, क्योंकि ये रबी की फसल ये सर्दियों में बोई जाती है। जब सर्दियों में बोई जाती है, और इनके लिए जो वार्षिक वर्षा होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर। यानी जो गेहूं की फसल के लिए औसत वार्षिक वर्षा है, एवरेज है, वो 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। इसके लिए अपन बात करेंगे जैसे मिट्टी। इसके लिए जो दोमट प्रकार की मिट्टी होती है, दोमट व चिक्का युक्त, अपन कह सकते हैं दोमट व चिक्का युक्त जो मिट्टी होती है, उसको वो मिट्टी इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है गेहूं के लिए। और गेहूं की फसल जब पकते समय, तो उस समय जो बादल है वो एकदम आकाश एकदम साफ होना चाहिए, मेघ रहित होना चाहिए। बादल कैसे होने चाहिए? एकदम आकाश साफ स्वच्छ होना चाहिए। और इसके लिए जो तापमान है वो अगर बोते समय तो 10 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जब काटते समय इनका तापमान थोड़ा सा तेज अधिक हो जाता है, 15 से लेकर 20 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, 15 से लेकर 20 सेंटीग्रेड तक। अपन बात करते हैं कि जो राजस्थान में जो गेहूं है, जो गंगानगर, हनुमानगढ़, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में जो गेहूं का मुख्य स्रोत है जो सिंचाई का, वो है नहरी सिंचाई के कारण यहाँ पर जो गेहूं की पैदावार होती है वो सर्वाधिक होने लगी है। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, कई सारे राज्यों में जो गेहूं की फसल होती है, मुख्यतः अपन ने नाम लिखे। और जो राजस्थान में एक फसल है 3765, ये एक राजस्थान 3765, ये गेहूं की एक श्रेष्ठ किस्म का नाम है। राजस्थान यानी गेहूं की जो श्रेष्ठ किस्म है उसका नाम है राजस्थान 3765, यानी 3765। ये एक गेहूं की किस्म का नाम है। तो इस प्रकार अपन ने पढ़ा, इसके अंदर मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, वर्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, तापमान किस प्रकार होना चाहिए, उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं, और उत्पादन में कौन सा स्थान है। अपन ने गेहूं के बारे में पढ़ा। इस प्रकार अपन ये अगर बाजरे में पढ़ते हैं, जैसे बाजरा, तो बाजरे का जो वैज्ञानिक नाम है पेनिसेटम टाइफोइडी, पेनिसेटम टाइफोइडी। और इसमें जो वर्षा की मात्रा होनी चाहिए वो 40 से लेकर 50 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। जो वर्षा की मात्रा है बाजरा के लिए 40 से लेकर 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और तापमान जो बाजरा है, जो पश्चिम मरुस्थल में है, तो ये बाजरा है जो खरीफ की फसल में है, तो इसके लिए जो तापमान ज्यादा होगा 15 से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, 15 से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और ये जो बाजरे की फसल है जो पश्चिमी राजस्थान यानी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, इन इलाकों में ज्यादा होती है। बाकी सभी क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर। और इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो चाहिए जो ब्लूई मिट्टी, यानी जो बड़े कणों वाली होती है, रेगिस्तानी की जो रेतीली ब्लूई मिट्टी होती है, उसमें भी बाजरे का जो बाजरा उत्पादन होता है। इसमें खाद की कम आवश्यकता होती है। और इसके लिए जो रेतीली ब्लू मिट्टी हो गई और पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र हो गया, ये बाजरे की फसल के लिए। फिर अपन पढ़ते हैं जवार। जवार जो है इसको अपन कहते हैं सोरगम। जवार का उपनाम या जवार को दूसरी भाषा में, स्थानीय भाषा में कहते हैं सोरगम, यानी इसको गरीब की रोटी कहा गया है। यानी जो जवार है वो सस्ते में होता है और कम सिंचाई युक्त, यानी जो उसमें होता है, इसलिए इसको गरीब की रोटी भी कहा गया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राजस्थान में तीसरे नंबर पर ये जो जवार की फसल है
क्षेत्रफल में इसका तीसरे नंबर पर आता है राजस्थान में, और उत्पादन की दृष्टि से सीधा छठे नंबर पर है, यानी ज्वार का उत्पादन राजस्थान छठे नंबर पर करता है भारत में। फिर अगर बात की जाए इसके तापमान की, तो लगभग तापमान इसका भी अधिक होता है, 22 से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य इसका तापमान होता है, 22 से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य जो ज्वार की फसल के लिए तापमान चाहिए। फिर बात करते हैं अगर वर्षा की बात की जाए, तो वर्षा 30 से 100 सेंटीमीटर तक की होनी आवश्यक है। ज्वार के लिए 30 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी आवश्यक है। और इसके जो क्षेत्र है राज्य के मध्य व राजस्थान के पूर्वी भाग में, राज्य के मध्य व राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं वहां पर इसका उत्पादन होना चाहिए, अधिक से अधिक वहां इनका उत्पादन होता है। अगली बात करते हैं चावल, यानी जो चावल है ये क्या है, आपका आर्द्र उपोष्ण व उष्ण कटिबंधीय पौधा है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, क्योंकि ये जो चावल की जो ऋतु है ये आर्द्र उपोष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय, ये गर्म जलवायु प्रदेशों में पाया जाने वाला पौधा है। इसके लिए वर्षा थोड़ी अधिक होती है, 100 से लेकर 160 सेंटीमीटर, या अपन कह सकते हैं 100 से 150 सेंटीमीटर के मध्य जो वर्षा होती है उन स्थानों पर ये चावल की जो फसल बोई जा सकती है। और तापमान इसके लिए 20 से 22 सेंटीग्रेड होना चाहिए जब अपन इसको बोते हैं, 20 से 22, और इसके पकते समय थोड़ा तापमान अधिक होना चाहिए, 25 से लेकर 26 डिग्री के मध्य, यानी 20 डिग्री तक तापमान बोते समय तक होना चाहिए और 25 से 26 डिग्री तक तापमान काटते समय होना चाहिए, या इनको पकते समय, जब चावल की फसल पकती है उस समय। फिर बात की जाए अगर इसमें, तो इसकी जो मिट्टी है कांप और चीका युक्त दोमट मिट्टी होनी चाहिए। जिस प्रकार आपने पढ़ा गेहूं में जो कांप हुआ दोमट मिट्टी पढ़ा था, तो चावल के लिए भी वो मिट्टी उपयुक्त है, गेहूं और चावल के लिए लगभग चीका युक्त दोमट मिट्टी उपयुक्त है। फिर बात की जाए अगर राजस्थान में इसकी, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी और हनुमानगढ़, गंगानगर, बारां, कोटा आदि राज्यों में इनकी जो उत्पादन फसल है ये ज्यादा होती है। अब अगर बात की जाए, जो एक चावल का अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा में, चावल का एक अनुसंधान केंद्र लगा हुआ है बांसवाड़ा राज्य में, बांसवाड़ा जिले में, राजस्थान में लगा। फिर एक मुख्य फसल की अपन और बात करते हैं, मूंगफली। जो मूंगफली होती है मुख्य फसल, ये भी एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है, क्योंकि ये जो उष्ण कटिबंधीय फसल ये गर्म जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है, और इसके लिए जो तापमान है 15 से लेकर 25 डिग्री होना चाहिए। इसके लिए तापमान कितना होना चाहिए, 15 से लेकर 25 डिग्री के मध्य होना चाहिए, और वर्षा होनी चाहिए इसके लिए 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर, यानी जो मूंगफली के लिए वर्षा होनी चाहिए 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर के मध्य। फिर बात करें उत्पादन व क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे अधिक उत्पादन भी बीकानेर में होता है, और क्षेत्रफल में बोने के क्षेत्रफल में भी ये बीकानेर जिला है जो प्रथम स्थान है राजस्थान में। और चित्तौड़, गंगानगर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, भीलवाड़ा और झालावाड़ में इनमें भी मूंगफली होती है। और एक बात, यानी जो राजस्थान का जो बीकानेर जिला, यहाँ पर राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ प्रकार या सर्वश्रेष्ठ किस्म की मूंगफली होती है, इसलिए बीकानेर का जो एक स्थान है लूणकरणसर, लूणकरणसर स्थान को कहते हैं राजस्थान का राजकोट, क्योंकि राजस्थान गुजरात के राजकोट में मूंगफली की फसल सर्वाधिक और सबसे अच्छी किस्म की होती है, तो राजस्थान में भी उसी के हिसाब से यहाँ पर उपनाम दिया गया लूणकरणसर को, राजस्थान का राजकोट। अगली बात करते हैं, ये तो अपन ने पढ़ा था गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, जितनी भी जो मुख्य फसलें होती है उनमें आपको याद रखना है, एक तो मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, वर्षा कितनी होती है, तापमान कितना होता है, और वहां पकते समय तापमान क्या होना चाहिए, और मौसम वगैरह के बारे में जानकारी, या उनके उत्पादक क्षेत्र या उनका उत्पादन या क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में कौन सा स्थान है। ये मुख्य बातें आपको इनकी विशेषताओं के बारे में याद रखनी। फिर हम बात करते हैं राज्य में जो बागानी फसलें होती है, बागानी फसलों के बारे में। जैसे राज्य में बागानी फसलें, यानी इधर फसल का नाम लिखा हुआ, इधर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला पहले है और उत्पादन की दृष्टि से कौन सा जिला है, और इधर विवरण दिया हुआ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन जीरा। जैसे ये जीरे का जो क्षेत्रफल है उसमें भी प्रथम स्थान है राज्य में, अगर जोधपुर जिले में। और अगर बात की जाए उत्पादन में, तो भी जोधपुर जिला है जो उत्पादन में प्रथम स्थान पर। और जीरा मंडी है जो अपन की जोधपुर में भी है और मेड़ता सिटी में भी है जीरा मंडी। तो ये जोधपुर उत्पादन और क्षेत्रफल जीरे में दोनों में जोधपुर हो गया।
और जीरा उत्पादन में भारत में राजस्थान सेकंड स्थान पर है। राजस्थान कौन से स्थान पर है? सेकंड स्थान पर है जीरा में। फिर बात की जाए धनिया, यानी जो अपन मसाला है धनिया, ये होता है झालावाड़ में। इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका झालावाड़ में, और उत्पादन भी इसका झालावाड़ में ही होता है। यानी जो धनिया है जो झालावाड़ में उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से, और उत्पादन और क्षेत्रफल में अगर दोनों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कितना स्थान? दूसरा स्थान है। फिर बात की जाए इसबगोल। इसबगोल होता है जो उत्पादन क्षेत्र में, तो अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो बाड़मेर जिला है, और उत्पादन की बात की जाए तो जालोर जिला है। यानी जो ये विश्व का लगभग 40% जो है इसबगोल की जो फसल है राजस्थान के जालोर जिले से उत्पादन होता है। तो राजस्थान का जालोर जिला यहाँ, और राजस्थान प्रथम स्थान है विश्व में उत्पादन में, या भारत में ये इसबगोल में। फिर अपन पढ़ते हैं पान मेथी। पान मेथी ये नागौर में होती है, और नागौर ये इनका उत्पादन क्षेत्र है। यानी इसके जो पत्ते होते हैं मेथी के, उन पत्तों की खुशबू होती है, इसलिए इसको खुशबूदार मेथी भी कहते हैं। और ये नागौर की जो खुशबूदार मेथी है ये विश्व प्रसिद्ध है। अगली बात करते हैं मिर्ची। जो ये लाल मिर्ची होती है, इसके लिए सवाई माधोपुर उत्पादन क्षेत्रफल में और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सवाई माधोपुर जिला है जो प्रथम स्थान है राजस्थान में। और जो मतानिया है जोधपुर जिले का एक मतानिया क्षेत्र है जहां की लाल मिर्ची विश्व प्रसिद्ध है, यानी जिसकी लाल मिर्ची है जो भारत में प्रसिद्ध है। फिर बात की जाए सौंफ है जो नागौर में। सौंफ की खेती कहाँ की जाती है? नागौर। उत्पादन में भी नागौर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी नागौर है। फिर बात की जाए हल्दी। जो अपन की हल्दी होती है, ये हल्दी के लिए आपको बूंदी और उदयपुर जिलों को याद रखना होगा। बूंदी और उदयपुर उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से बूंदी और उदयपुर। फिर बात की जाए लहसुन। जो लहसुन है जो 12 में सर्वाधिक होता है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 12 और उत्पादन की दृष्टि से कोटा, यानी कोटे में जो लहसुन का उत्पादन है सर्वाधिक होता है और क्षेत्रफल में 12। फिर बात की जाए मेहंदी की। मेहंदी होती है उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में पाली, और पाली में भी अगर कोई स्थान पूछ लिया जाए तो सोजत है जो विश्व प्रसिद्ध मेहंदी के लिए जाना जाता है, सोजत क्षेत्र जो पाली जिले का। फिर बात की जाए अजवाइन में आपको याद रखना चित्तौड़गढ़ जिला उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ जिले को मुख्य रूप से माना गया है। फिर बात की जाए अगर कुल मसाले, यानी ये जितने भी अपन मसाले पढ़ रहे हैं सब्जी मसाले, इन्हें सब में अगर मिलाकर अगर उत्पादन है और क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल में है आपका जोधपुर। क्षेत्रफल में कौन है? अगर इन कुल मसालों के उत्पादन में क्षेत्रफल में है जोधपुर, और उत्पादन की बात की जाए तो है आपका झालावाड़। यानी उत्पादन सर्वाधिक का होता है मसालों का झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर संतरा है, मौसमी ये ज्यादा होता है। राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं, झालावाड़ को क्या कहते हैं? राजस्थान का नागपुर। फिर बात की जाए कृषि से संबंधित जो है एक हरित क्रांति हुई थी, यानी जो कृषि के उत्पादन या जो पैदावार है, जो नई किस्म के बीज है, इनके लिए कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति हुई थी। और क्रांति का मतलब क्या? जैसे उत्पादन और पैदावार, जो पहले उत्पादन और पैदावार कम हो रहे थे, पुराने बीज थे, उसके बाद में हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया गया, और उस समय क्षेत्र को अपन कहते हैं कृषि क्षेत्र में कि हरित क्रांति, यानी एक क्रांति आ गई, एक नया रूप ले लिया कि जो नए हाइब्रिड बीजों के साथ जो उत्पादन हुआ तो उत्पादन में बिल्कुल बढ़ोतरी हुई। और मुख्य रूप से ये जो हरित क्रांति है 1966 और 67 में आई थी मुख्य रूप से। और हरित क्रांति का जो जनक कहते हैं भारत में MS स्वामीनाथन को माना गया है, MS स्वामीनाथन को। और जो विश्व स्तर पर है वो है नॉर्मन बोरलॉग। तो अपन बात करते हैं जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति में सबसे ज्यादा जो प्रभावित फसल हुई थी वो हुई थी गेहूं की। गेहूं और चावल की फसलों का उत्पादन बढ़ा था, और जो दलहन में जो चने की दाल है उनके उत्पादन दालों में उनका उत्पादन बढ़ा, और गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा। अब जो हरित क्रांति हुई तो हरित क्रांति से ये परिणाम हुआ कि जो भूमि थी,
जो भूमि जो नए नए हाइब्रिड बीजों से या रासायनिक खाद के प्रयोग से जो भूमि की उत्पादन क्षमता तो बढ़ी, लेकिन जो उत्पादन क्षमता है वो ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, क्योंकि ज्यादा हाइब्रिड बीज या रासायनिक खाद बीज डालने से भूमि की जो उत्पादन क्षमता है, जो उर्वरक क्षमता है, वो धीरे धीरे अब कम हो रही है, यानी उसका ह्रास हो रहा, उत्पादन क्षमता में जो अब कमी आ रही है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ। और इससे सबसे बड़ा दूसरा नुकसान ये हुआ कि जो पैसे वाले पूंजीपति किसान थे वो तो बड़े जो मूल्यवान हाइब्रिड बीज है, खाद बीज जो है या अन्य मशीनरी का उपयोग करके खेती कर लेते, लेकिन जो गरीब पैसे का जो किसान था उसके पास में ये उपलब्धता नहीं थी। तो इस प्रकार जो गरीब किसानों को दो वर्गों में बांट दिया था, एक गरीब वर्ग और एक अमीर वर्ग। जो पूंजीपति थे वो इस हरित खेती से या हरित क्रांति का उनको अधिक लाभ हुआ था, और गरीब परिवारों को, जो गरीब किसान थे, उनको कम लाभ हुआ था। तो ये हरित क्रांति के दो दुष्परिणाम भी अपन कह सकते हैं कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता का ह्रास हो गया और किसानों में भी दो विभाजन हो गया। तो अगली बात करते हैं अपन, एक योजना चली जा रही है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, यानी जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बनाए रखने के लिए या मिट्टी की जांच के लिए या मिट्टी के संरक्षण के लिए जो किसानों को एक कार्ड दिया जा रहा है, यानी किसानों के लिए एक योजना शुरू की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, कि ये जो 19 फरवरी 2015 में, यानी 19 फरवरी 2015 में सूरतगढ़ गंगानगर से ये योजना शुरू की थी। आपको पता है केंद्रीय कृषि फार्म जो था राजस्थान में, भारत का सबसे बड़ा एशिया का, जो सूरतगढ़ में लगा हुआ था, तो वहीं पर जो मिट्टी का एक कार्ड दिया जा रहा था, एक ऐसी योजना थी जहां पर मिट्टी के सैंपल लिए गए थे और वहां उन नमूनों से चेक किया गया था कि कहां पर मिट्टी में किस उर्वरकता में किस प्रकार की फसल बोई जा सकती है। तो इस प्रकार ये योजना शुरू हुई थी आपके सूरतगढ़ गंगानगर से। फिर अपन कहते हैं जैविक खेती, यानी जैविक खेती का मतलब है जो रासायनिक बीजों और रासायनिक खाद को त्याग कर जो घरेलू खाद है या जो जैविक खाद है उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, और इस प्रकार की जो खेती की जा रही है उसको अपन कहते हैं जैविक खेती। और जो कीटाणु या इनके नाश के लिए कोई रासायनिक दवाइयों का उपयोग न किया जाए, रासायनिक खाद का उपयोग न किया जाए, तो इसके लिए तो जैविक खेती में अगर भारत में बात की जाए तो सिक्किम राज्य है जो भारत का पहला राज्य है जो पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया गया। और अगर राजस्थान की बात की जाए तो डूंगरपुर जिला है जिसको जैविक खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिला माना जाता है, वहां पर जैविक खेती को अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है, डूंगरपुर जिला। फिर बात करते हैं अपन पीएम द्वारा कृषि सिंचाई परियोजना, एक कृषि में सिंचाई के लिए एक योजना निकाली गई थी, वो थी 2015-16 में शुरू की गई थी कृषि पीएम यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना 15-16 में शुरू हुई थी। और केंद्र सरकार इसमें 60% योगदान देगी वित्त का, और राज्य सरकार इसमें 40% योगदान देगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो योगदान है वो केंद्र तो देगी 60% और राज्य देगा 40% इसमें योगदान। फिर अपन बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये 16-17 में शुरू हुई थी, यानी जो भी अब फसलें खराब होगी तो उनको प्रधानमंत्री के प्रतिनिधित्व के रूप में जो योजना के जो अधिकारी हैं वो उनका जायजा करेंगे या उनसे जो फसलों का कितना नुकसान हुआ है उसके लिए जो बीमा योजना है उसके थ्रू अपन को वापस पैसा भी मिलेगा किसानों को। इसलिए फसलों का बीमा योजना कब शुरू हुई थी? 15-16-17 में। और अब एक बात है, सबसे पहले जोजोबा या होहोबा, ये भी एक जो है आपकी उष्ण कटिबंधीय पौधा है, उद्यानिकी पौधा, यानी इसके भी अपन उद्यान लगा जैसे अमरूद या अनार के उद्यान लगाते हैं, जैसे अपन जोजोबा के उद्यान भी लगा सकते हैं। तो अपन राजस्थान में जो पश्चिमी राजस्थान जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र है, इस मरुस्थलीय क्षेत्र में जोजोबा या होहोबा के पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं। इनके लिए ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उपयुक्त क्षेत्र है, इनके लिए अनुकूलन क्षेत्र है। तो ये जो जोजोबा का पौधा है ये सर्वप्रथम इजराइल से लाया गया था। भारत में कहाँ से लाया गया था? इजराइल से लाया गया था। जो ये जोजोबा या होहोबा ये काम क्या आता है? ये जो वायुयानों के ईंधन व इनके लुब्रिकेंट बनाने के लिए काम आता है। वायुयानों का ईंधन और लुब्रिकेंट बनाने के लिए ये जोजोबा का पौधा है जो काम आता है। और जो मोम के जो तत्व बनाए जाते हैं, मोम के कुछ सामग्री बनाई जाती है मोम से निर्मित,
तो उनमें भी ये जोजोबा का प्रयोग किया जाता है। जोजोबा के पौधों से कुछ न कुछ उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार अपन ने जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी उनके बारे में अपन ने कृषि की प्रमुख फसलों के बारे में अपन ने पढ़ा था। और आज के लिए थैंक यू।